दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राजील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। और माजरत चाहता हूँ, अगर आप ये देखें कि ये तीन मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितना ज्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर है, गियाना जो है ये दैट इज समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर। ठीक है, दैट इज वेयर दे कॉल्ड। और दो हो गए, तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाए। भाई नाइजीरिया जो है इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुंच गए हैं, और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। क्यों? क्योंकि हजारों हजार साल से भारतीयों को यह सिखाया कि वसुधैव कुटुंबकम अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। क्या मतलब हुआ इसका? कि तेरा मेरा करने वाले कि ये मेरा है, ये गैर है, ये हम है, ये छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। जो बड़े दिल वाले होते हैं वो समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राजील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज का तेल खत्म हो जाता वहां पहुंचते पहुंचते, या ये पहुंच नहीं सकते, या क्या मसला है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है साउथ अमेरिका की, या हमें मना किया गया है कि नहीं तुसा उस पासे नहीं जाना। हो सकता कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो। बट नाइजीरिया जो है इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। सो नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूं तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा। ठीक है, एंड देन ब्राजील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राजील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें, और ये इसके सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया कहता है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। देखिए इंडिया हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेता है। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे फिट कर लिया इनके साथ। ठीक है, मैं अक्सर ये जब हम बात करते हैं ना, देखिए इंडिया को ये एडवांटेज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की राजधानी अजूबा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किए गए। 70 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा पर, जिससे नाइजीरिया पहला पड़ाव है। इसके बाद ब्राजील जाएंगे, जहां G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, और फिर गुयाना का दौरा करेंगे। पीएम मोदी जी का नाइजीरिया में भव्य स्वागत देख पाकिस्तान हैरान और परेशान, क्योंकि भारत अब चीन को भी मात देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना चाहूंगी। अगर इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को हराम 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 कहते रहे, हर चीज बैन हो जाएगी, दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए जरा मुझे। दुनिया इस वक्त डिजिटल हो रही है, लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं, और हम यहाँ कहते हैं ये भी गैर इस्लामिक है, ये भी गैर इस्लामिक है। चलो फतवा जारी करो इस पर, क्या करेंगे? आपको पता है मौलाना तारिक जमील की रिसेंट स्पीच आई है, उन्होंने कहा है कि भाई वीपीएन के अलावा भी बहुत मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, आप वीपीएन को क्यों हराम कर रहे हो? इस तरह से आपकी एम्बुलेंस भी हराम है, टीवी भी हराम है, हर चीज हराम है।
हर चीज ही हराम है। अगर इन्होंने हर चीज को हराम करार देना है तो फिर हम स्टोन एज की तरफ चले जाते हैं, दोबारा से पत्थरों में गारों में रहने लग जाते हैं। फिर क्योंकि एक हमारी जो बिजली है ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना, फिर बिजली को भी हराम करार दें, गैस को भी हरार कराम दे, ये जो अपने हाथ में मोबाइल फोन्स पकड़े होते हैं इन चीजों को भी हरार कराम दे, हर चीज को हराम 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 करें। इवन ये जो आई थिंक ग्लासेस है इनको भी हराम करार दे, क्योंकि ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना। तो फिर सब कुछ हराम है, आराम से स्टोन एज में जाए, वहां पे गारों में रहे, पत्थरों में रहे, जहालत में रहे, वो ठीक है इनके लिए। अपने 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोजेक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट, तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मेनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे, और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूं। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो है वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जाए, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब, तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर यह है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया, गैर शरी लफ्ज है, चले बहाना कर देते यार वीपीएन ना थे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, वो इस्लाम को क्यों उसमें डाला आपने भाई? अच्छा, ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? ना कोई रोजगार है, सूरत हाल मिलता सूरत हाल ऐसे ही लगता है कि ठीक है। ये सभी माम इसलिए जाना इकट्ठी हो जाती है अब इस टाइम पे, क्योंकि पता है 8 बजे तो सारे कारोबार सब शॉप्स बंद हो जाती हैं। अच्छा मुझे बताएं, ऐसे सिचुएशन में इंटरनेशनल यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी, कोई टूर्नामेंट, कोई इवेंट यहाँ पे हो सकता है? कहाँ खड़े हम, कहाँ खड़े और वो कहाँ खड़े हैं? हम ये जंगलों में ही रहेंगे ऐसे ही। नहीं, और वो कहाँ पे है? वो कहाँ पहुँच के देख लो, कहाँ पहुँच गए? सूरत हाल आपके सामने है, इधर कोई आने को तैयार ही नहीं, कोई है। इन्वेस्टर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इधर तो कुछ भी नहीं होगा, इधर तो ये जंगल बन गया, बस यही कानून चल रहे हैं। तो ये जंगल बनाया किसने है? ये सिचुएशन बनाई किसने है? ये मौजूदा हुकूमत ने, जो सूरत हाल चल रही है, हुकूमत जो है, जो तेरे बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं, ठीक है। खान को अंदर लगा दिया उन्होंने। तो ये कोई चेंज आ सकता है, कोई सूरत हाल बदल सकती है? ऐसा हाल तो रहा तो कोई नहीं होती। उनकी नीति जो ना साफ है, सही है। अच्छा। वो अपने यानी कि ना मुल्क को तरक्की में ना आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। देखे ना महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, आटा घी चीनी, गरीब आवाम अपनी दिहाड़ियाँ पूरी करेगा या आटा घी चीनी लेगा? ठीक है। आटे का क्या कीमत हो गई है इस टाइम जो 15 किलो थोड़ा है ना, हाँ 1800 रुपए का। 15 किलो 1800 रुपए में मिल